हेलो बच्चों, उम्मीद आप काफी अच्छे होंगे और नीट की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आज ये जो वीडियो है वन शॉट, वो चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म में मैटर के ऊपर है। मैंने इससे पहले के 5 वीडियो बेसिकली डाल दिए हैं जो कि नीट के लिए पूरा चीज कंप्लीट करते हैं। यानी कि इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो इसके बाद कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना काफी है। उसके बाद दबा के प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी के सवाल लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए और भी प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन पढ़ाई की जहां तक बात है, इस वीडियो से वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे मैग्नेटिज्म एंड मैटर का जो भी अधिकतर पार्ट तो थ्योरेटिकल है वो आपकी समझ में आ जाए और आप उसका सही आंसर कर पाए। तो वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मैं हूं अरविंद सर। अपना एक चैनल है अरविंद एकेडमी के नाम से भी, जो कि क्लास 12 पे फोकस करता है। और वहां बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स आप काफी इजी भाषा में पढ़ाते हैं, आसान भाषा में पढ़ाते हैं। वही काम मैं अरविंद नीट चैनल पे करने वाला हूं, क्योंकि नीट वाले बच्चों को फिजिक्स का फोबिया होता है। तो मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क और अपनी आसान भाषा से आपके फिजिक्स फोबिया को दूर कर दूंगा, पक्का है। जिससे आपके न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे, और जब फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे तो आपके सिलेक्शन को कौन रोक पाएगा। यानी आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा, नीट में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो अरविंद नीट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपनी फिजिक्स की चीजों को आसान करने के लिए, नीट के लिए। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर डिटेल्ड वन शॉट नीट के लिए। कई बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, आपके लिए एक नया ऐप जो केवल नीट वाले बच्चों के लिए है बनवा दिया है। तो ये उसका लोगो है, अरविंद नीट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आप जब जाएंगे तो यहां पर आप स्टोर सेक्शन में जाइएगा और यहां पीडीएफ दिख रही है, देखिए, फ्री नीट फ्री पीडीएफ फिजिक्स की आपको मिल जाएगी। प्राइस लिखा है लेकिन ये अंदर इसकी पीडीएफ सारी ओपन है। तो क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप पे स्पेशल फोकस करने के लिए अरविंद नीट का एक नया ऐप जो आपको मदद पहुंचाने को तैयार है। अब बात कर लेते हैं कि नीट फिजिक्स में कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपके लिए बेस्ट होते हैं, जिनको लगाए बिना काम बनेगा नहीं। तो पहला होता है क्लास 11-12 की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, पूरी लगा मारिए। और उसके बाद एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के ही 11वीं और 12वीं क्लास के, और 10 साल के पीवाईक्यूज नीट के। अगर ये आप तीनों चीज लगाए हुए हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है, आप सही रास्ते पे हैं और आपका सिलेक्शन काफी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको नहीं लगा रखा और चाहते हैं लगाना, आपको मदद चाहिए, तो मैंने उसके लिए कोर्स बना दिया है नीट संपूर्ण। इस नीट संपूर्ण में आप देखिए तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स क्लास 11-12 के फुली सॉल्व्ड हैं, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं आसान भाषा में। एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी आपकी क्लास 11-12 के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं। और नीट के पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज का वीडियो सॉल्यूशन जो मैंने खुद सरल भाषा में रिकॉर्ड किया है, वो आपको यहां मिलने वाला है। और इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, तो 1254 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पीवाईक्यूज हैं 634। यानी 634 पीवाईक्यूज हैं जो नीट में पूछे जा चुके हैं। और 620 क्वेश्चन जो बचे वो आपके हैं एनसीईआरटी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज। इसको करने पर या नीट संपूर्ण की मदद लेने पर आपको बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डाउनलोड करने के बाद उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा, क्लिक करके ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को काफी आसान बना दीजिए। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, यानी पढ़ाई की बात। अच्छा, उससे पहले अरविंद नीट टेलीग्राम चैनल भी है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। पढ़ाई की जहां तक बात है तो शुरू में अगले 10 मिनटों में हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे जिसको पढ़ने में हो सकता है आप कंफर्टेबल ना हो, लेकिन वो जरूरी इसलिए हैं कि जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो हर जगह उन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उसके बारे में, उसके फॉर्मूले को, उसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, अगर फॉर्मूले को हम नहीं जानेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा बहुत सरल तरीके से बताने के लिए। तो पहली बात ये आती है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखिए क्या है, कोई भी मटेरियल जिसको आप मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, अगर किसी फील्ड में आप ऐसे रखें, मान लीजिए फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, और कोई मटेरियल यहां रख दिए आप, यहां भी फील्ड बना दो, तो इस वाली फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो एक्सटर्नल फील्ड होती है जिसके अंदर कोई मटेरियल रखा जाता है,
तो समझ गए, ये हो गई मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब इसी में एक कानून और होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी का प्रॉपर्टी है कि भाई ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड था उसमें कितनी एबिलिटी है इस वाले मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, उस चीज को हम बोलते हैं क्या, H। और H जो होता है ये क्या है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी इसको कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। समझ गए, एक टर्म है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बाहर वाला फील्ड, उसकी इंटेंसिटी यानी कितनी काबिलियत है, कितनी एबिलिटी है कि इस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर जाए, उसे हम दिखाते हैं H से, जिसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। अब इसका इससे लिंकेज क्या होता है, तो ये लिंकेज है H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस फॉर्मूले को हम ध्यान रखेंगे, जगह जगह इस्तेमाल होता हुआ आपको दिखेगा, और भी फॉर्मूले हमारे सामने आएंगे। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर पर मीटर। इसकी तो आप जान ही रहे हैं, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है तो ये टेस्ला में आ जाएगा। H की बात करेंगे तो एम्पियर पर मीटर, दिस इज द SI यूनिट। और अगर कोई सोलेनॉइड है, ये भी सवाल अक्सर आपके यहाँ आता है, अगर मैं सोलेनॉइड की बात करूं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसे हम आप Ni से शो करते हैं। N पता ही है, लीनियर टर्न डेंसिटी या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर यही बात लिखी है कि फॉर सोलेनॉइड H इज इक्वल टू Ni, और N का स्मॉल n का मतलब होता है लीनियर टर्न डेंसिटी, यानी पर यूनिट लेंथ कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ इनटू I। इन 3-4 बातों को ध्यान रखिएगा और भी एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है समझ में आया मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का इससे मैग्नेटाइजिंग फील्ड से रिश्ता क्या है। सोलेनॉइड के लिए इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है। आगे देखते हैं, एक टर्म आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या मैग्नेटाइजेशन ही सिंपल बोल देते हैं। ये क्या चीज है, देखिए यहां पर हम लोगों ने एक एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया था, और इंटेंसिटी की बात करें तो H लगाया था। अब इसके अंदर जो हम मटेरियल रखे थे, ये आखिर कितना मैग्नेटाइज हो गया है उसको ये दिखाता है। भाई ये दोनों कोशिश कर रहे हैं, ये इसका रूप है, ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको मैग्नेटाइज कर दें, लेकिन अल्टीमेटली ये कितना हुआ है मैग्नेटाइज, उसे हम इससे नापते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से। M से नॉर्मली डिनोट करते हैं, भी वेक्टर क्वांटिटी है, कई जगह I से भी डिनोट कुछ बुक्स करती हैं। तो I या M ये क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, इस मटेरियल के टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को इसके वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दीजिए, तो दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन, और इसकी यूनिट भी क्या बन जाएगी, एम्पियर पर मीटर। अब इसको आप आसानी से समझाने के लिए मैंने क्या बोला है, इस एग्जांपल को आप ध्यान कर सकते हैं। जैसे कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, तो वो पढ़ाता है तो ये कोशिश करता है कि जितने भी बच्चे उसके सामने बैठे हैं क्लास में, 50 बच्चे 100 बच्चे, वो सीख जाए। तो ये टीचर है महाशय, वो ये कोशिश करते हैं कि बच्चा हमारी बात ग्रहण कर ले, लेकिन इसने कितनी बात ग्रहण की है, ये बॉय, ये स्टूडेंट है, इसको हम M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई जितनी ग्रहण की है वो M है। तो इससे आपको याद रह सकता है कि टीचर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, और कितना प्रभाव पड़ा है उस बच्चे पर वो M से पता लग रहा है, और टीचर की कहानी H से पता चल रही है। तो ये मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया जिससे कि सरल आप कंफ्यूज ना हो। तो ये समझ गए, H है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसको भी आप पकड़िएगा, ये जानना थोड़ा जरूरी है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, हम करेंगे भी अभी, और प्रॉपर्टीज में इन टर्मिनोलॉजी का जिक्र भी होता है। अब अगली बात आती है मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी क्या है, मोटे तौर पर सेंसिटिविटीनेस कह लीजिए, कितना कोई सेंसिटिव है। आपको मजे आसान करने के लिए बोले कि आप देखते होंगे कुछ लड़के या लड़कियां सर्दी में थोड़ा सा बाहर निकल जाएं तो उनको जुकाम हो जाता है, छींकें आने लगती हैं, खांसी आने लगती हैं, और कोई दूसरा लड़का या लड़की जब निकलेगा तो हो सकता है उतनी सर्दी में उसको कोई फर्क ना पड़े। तो जो बच्चा लड़का या लड़की जो जल्दी खांसने लग रहा है, सर्दी हो जा रही है, जुकाम हो जा रहा है, वो ज्यादा सेंसिटिव है अपने एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के तहत, कि जरा सा बदलाव हुआ छींकें आने लगी, वो ज्यादा सेंसिटिव है। यहीं पर यही चीज सब्स्टिबिलिटी बताई जा रही है कि वो जो मटेरियल है जिसको हम मैग्नेटाइज करना चाह रहे थे, ये कितना जो बाहर की मैग्नेटाइजिंग फील्ड है
उसको लेके कैसा रिस्पॉन्ड करता है, कितना सेंसिटिव है। अगर किसी मटेरियल का साइम ज्यादा होगा, सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, तो उसको जल्दी मैग्नेटाइज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जैसे ही चेंज करोगे बाहर का वातावरण, उस पर असर ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, इससे समझ में आता है। और ये साई आप पहचानते ही होंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे तो ड्रॉपर रहते हैं। ये साई का सिंबल है, और एम लिखने का मतलब है कि मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी की बात की जा रही है। तो उम्मीद है आप पकड़ पाए होंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, गिनती होती है, गिनती 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना, कुछ भी हो सकती है गिनती के रूप में। और फिजिकली रिप्रेजेंट करता है ईज विद ए मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, मतलब कितनी आसानी से किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकोगे। साइम ज्यादा तो आसानी से मैग्नेटाइज कर सकोगे। बाकी मैंने थोड़ा सा आपको स्टोरी भी सुना दी सर्दी खांसी जुकाम की जिससे कि थोड़ा आप कनेक्ट कर सकें। तो सब्सटेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? ये आई और एम एक ही चीज है। मैंने इसलिए लिख दिया कि कोई बुक आप पकड़े हो या आपके टीचर साहब आई बता रहे हो, तो आई बाई एच, या मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये कहानी है एच वाली इससे लिंक्ड और एम वाली इससे लिंक्ड, और एस एम भी, साई एम भी इससे लिंक्ड। बात समझ में आई होगी आपको। और ये मैंने लिख भी दिया, जैसे अगर आप पहली बार इन टर्म से फाइट कर रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि सरलतम भाषा का प्रयोग करूं जिससे आप याद रख सकें, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आएगा तो फॉर्मूले याद रखने जरूरी हैं, और सिंपल अगर घोटे हुए हैं तो इसमें दिक्कत हो जाती है। थोड़ा समझ लीजिए, बड़े देखिए मैं समझा भी आसानी से रहा हूं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। अब एक टर्मिनोलॉजी और जो वर्ड्स आते हैं, एक होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिज्म कितना इसके अंदर घुस चुका है, पेनिट्रेट कर चुका है। ये इसका लॉजिक है समझने के लिए। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, कितना घुस गया है मैग्नेटाइजिंग फील्ड अंदर उस मटेरियल के जिसको मैग्नेटाइज करना था। और फॉर्मूले के हिसाब से पकड़े तो म्यू होती है मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, बी अपॉन एच। बी क्या है? उस मटेरियल में टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जिस मटेरियल को, ये देखिए ये जैसे बता रहे हैं, अब थोड़ा सा और बताने का मन है लेकिन आप कहीं डर ना जाएं इसलिए मैं रुक रहा हूं। ये मटेरियल जैसे आपने डाला है, इसके अंदर जो टोटल बी है, ये जो बाहर लगाए हो बी नॉट या एच लिखे हो, ये टोटल नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि इस मटेरियल की खुद भी प्रॉपर्टी होती है इससे रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो खुद भी मैग्नेटाइजेशन डेवलप कर देता है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन आएगा वो बी नॉट प्लस बी एम आता है। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इस मटेरियल के अंदर। ये एक्सटर्नल वाला जो लगाया था आपने, और ये जो इस मटेरियल ने स्वयं डेवलप किया है तो ये टोटल, ये जो चीज होती है बी की बात की जा रही है। तो यहां पर बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच से आप मैग्नेटिक परमेबिलिटी निकाल लेते हैं। उम्मीद है इस बात को आप पकड़ पा रहे होंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन जाता है जो मैं न्यूमेरिकल में यूज करूंगा। तो B इज इक्वल टू म्यू, चलिए वही यूज करूंगा, अभी आपको कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको आप पकड़े रहिए। रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? म्यू आर, म्यू ऑफ द मीडियम अपॉन फ्री स्पेस का म्यू नॉट। तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। इस तरीके से इसको पकड़ा जा सकता है। चलिए आगे की बात देखते हैं, कुछ 2-3 रिलेशन और है। ये सब्सटेबिलिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी का रिलेशन है। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट 1 प्लस साई एम। अब इस म्यू नॉट को इसके नीचे ले लोगे तो आप जानते ही हैं कि म्यू आर की वैल्यू म्यू अपॉन म्यू नॉट के बराबर होती है। तो इसकी जगह आप ये पुट कर दोगे तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई एम, यानी म्यू आर सब्सटेबिलिटी से एक ज्यादा होगा। सिंपल एज दैट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके न्यूमेरिकल वगैरह पूछ लिए जाते हैं। और वैक्यूम के लिए साई एम की बात करें तो वो वैल्यू होती है 0, और तब ये 0 पुट करोगे तो म्यू आर आ जाएगा 1। और अगर मैं एयर की बात करूं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो एक्सएम की वैल्यू बहुत ही छोटी 0.04, और इसी तरह 1 ऐड कर दोगे तो 1.04 रिलेटिव परमेबिलिटी आ जाएगी। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब चलते ही जो टर्मिनोलॉजी हमने सीखी मैग्नेटिक मटेरियल्स के सेंस में, या उन मटेरियल्स के सेंस में जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, कि क्या क्या चीजें हमें समझना पड़ेगा जिससे हम ये बता सकें कि मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो रहा है कि नहीं। अब ये कहानी फेरेडे साहब ने क्या किया था? फेरेडे साहब ने डिफरेंट मटेरियल्स लिए और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा।
रख कर उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। उन प्रॉपर्टी के बेसिस पर उन्होंने सारे मटेरियल्स को 3 भागों में क्लासिफाई कर दिया। एक को बोला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक को बोला पैरामैग्नेटिक और तीसरे को बोला फेरोमैग्नेटिक। समझ पाए कहानी क्या थी? फेरेडे ने क्या देखा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फला मटेरियल, अलग अलग तरह के मटेरियल रखो तो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी कैसा वो शो कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, सभी मटेरियल्स को 3 भागों में बाइफरकेट या क्लासिफाइड कर दिया गया, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम ये समझ लेते हैं कि डायमैग्नेटिक, पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो कहते किसे हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज की बातचीत करेंगे। तो ये पहली बात कि भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है कि जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं, ये देखिए ये क्या है, सॉरी बेटा, बी नॉट कह लीजिए या एच भी कह सकते हैं उसको। तो ये बी नॉट मैग्नेटाइजिंग, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया और उसके अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा कि भाई कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन इस वाली फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ये देखिए साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन है यहां पे अलग बनाइए, ये देखिए मैग्नेटाइजेशन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, एम की बात कर रहे हैं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन इस मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और बहुत ही कम होता है। फिबल मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। फिबल मतलब बहुत ही कम, हल्के फुल्के कह लीजिए, बहुत कम मैग्नेटाइजेशन होता है। दूसरी खास बात क्या होती है कि जब इन मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो तो ये रिपल्शन महसूस करते हैं, रिपल्सिव नेचर शो करते हैं। साथ में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये कोशिश करते हैं कि ये वीक मैग्नेटिक फील्ड में चले जाएं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनको ज्यादा पसंद नहीं आता। इसलिए देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसके अंदर कम जाती हैं, इससे बाहर जाने की कोशिश करती हैं। इसके अंदर डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बाहर वाले की अपेक्षा कम होती है। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो कई हैं, बिस्मिथ, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, गोल्ड, जो अक्सर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉपर एंड वाटर, बाकी भी है लेकिन कॉपर वाटर को याद रखना जरूरी है। एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कि इनकी जो सब्सटेबिलिटी होती है वो निगेटिव होती है। ये देखिए ना, डायमैग्नेटिक इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, ये निगेटिव है तो इसलिए ओरिजिन से नीचे है, और साथ में टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से इसकी सब्सटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सब्सटेबिलिटी ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, साइएम या सब्सटेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल विल नॉट चेंज। ये भी आप पकड़ के रखिएगा। अब दूसरी बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं कि जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो उसी डायरेक्शन में, देखिए साउथ से नॉर्थ, इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है जिस डायरेक्शन में ये आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाए हो। और ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये भी कमजोर ही होता है, फिबल ही होता है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हुए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हुए, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस जिनमें मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में ही डेवलप होगा लेकिन फेबल होगा। अब इसको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये अट्रैक्शन फील करता है। एक मैग्नेट के सामने रखोगे तो अट्रैक्शन फील करेगा। और दूसरी बात क्या है बेटा कि ये वीक से स्ट्रॉन्गर पार्ट में जाने की कोशिश करता है। मैग्नेटिक फील्ड कहीं वीक है कहीं स्ट्रॉन्ग है तो कोशिश करेगा वीक से स्ट्रॉन्ग में जाने के लिए। और कुछ एग्जांपल्स, मैग्नीज, एल्युमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, सोडियम, ये सब एग्जांपल्स हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ये क्यूरीज लॉ होता है, अभी हम देखेंगे आपको। तो साइएम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये इसका ग्राफ आता है, यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आप देख रहे हो इसकी सब्सटेबिलिटी कम होती जा रही है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ। इसे बोलते हैं क्यूरीज लॉ, जो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लगता है। उम्मीद है ये भी पकड़ पाए होंगे क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी आपके कोर्स में, नीट के कोर्स में है बेटा। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पैरा का बड़ा भाई या बिग डैडी मान लीजिए,
बिग ब्रदर या बिग डैडी। जो काम पैरामैग्नेटिक करेगा वही फेरोमैग्नेटिक बहुत तगड़ा करेगा, इतनी सी बात है। तो यहां पर अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में डालेंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है वो उसी साउथ से नॉर्थ उसी डायरेक्शन में डेवलप होता है और तगड़ा डेवलप होता है, ज्यादा डेवलप, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है। और साथ में इसमें की डेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये इसके अंदर से जाना पसंद करती, तो इसकी डेंसिटी बाहर वाले की अपेक्षा काफी स्ट्रांग होती है। ये अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो मैग्नेट्स इनको स्ट्रॉन्ग करते अट्रैक्ट करते हैं काफी तेजी से, और ये वीकर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में बहुत तेजी से जाने की कोशिश करते हैं। ये बातें वहीं लिखी हैं कि मैग्नेट का अट्रैक्शन मील कैसे फील करेगा और वीकर से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाने की कोशिश करेगा बड़ी तेजी से। बेटा ये कुछ एग्जांपल्स है, आयरन, कोबाल्ट, निकल और भी कई चीजें। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और इसे ये कौन सा लॉ लगता है? क्यूरीज मॉडिफाइड लॉ, क्यूरी वेस्ट लॉ, अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं ये आपका साइएम गिरता जाता है और एक स्पेशल पॉइंट होता है जहां हम बात करते हैं T बराबर TC, जिसे आप बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। उसके बाद ये अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज कर लेता है। कुल मिला के कह लीजिए डिपेंडेंट है आपके टेम्परेचर पर। इस तरह से इसको कौन से लॉ से जानते हैं? क्यूरीज मॉडिफाइड लॉ या क्यूरी वेस्ट लॉ। अच्छा, अब यहां पर एक टेबल बनी है एनसीईआरटी में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। उसमें साई की वैल्यू, साई एम की वैल्यू और म्यू की वैल्यू ये सब लिखी हुई है, म्यू आर की वैल्यू, जिसे हमें जानना चाहिए। तो साई मैंने आपको बताया था कि भाई ये मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी होती है, कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है या कितने आराम से मैग्नेटाइज कर पाएंगे। साई की बात करें मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी की, तो डायमैग्नेटिक के लिए स्मॉल नेगेटिव नंबर होता है, -1 से बड़ा या बराबर और 0 से छोटा। तो -1 और 0 के बीच में मोटे तौर पे -1 के बराबर ही हो सकता है डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक होता है स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ये जो एप्सिलॉन लिखा है ये बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। तो पैरामैग्नेटिक की जो सब्सटेबिलिटी है स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, और फेरोमैग्नेटिक की सब्सटेबिलिटी जो होती है वो 1 से काफी बड़ी होती है, 400, 500, 1000, 1500 ऐसे होती है। तो ये हो गई सब्सटेबिलिटी की बात। अब मैं बात करूं म्यू आर की, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी इसकी 0 और 1 के बीच होगी। 0 भी हो सकती है, जो परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे उनके लिए 0 होगी, वरना 1 से छोटी होगी। इसकी वैल्यू बात करेंगे पैरामैग्नेटिक की रिलेटिव परमेबिलिटी, तो 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है। एप्सिलॉन इज द स्मॉल पॉजिटिव नंबर। और फेरोमैग्नेटिक के लिए म्यू आर की वैल्यू काफी बड़ी होती है। मैंने कहा ना 1000, 1500 जा सकती है, क्योंकि ये म्यू आर और साई में तो एक ही का फर्क है। ये फॉर्मूला आप पीछे जान ही चुके थे कि म्यू आर की वैल्यू होती है 1 प्लस साई एम। तो अगर ये 1000, 1500 जा रही है तो उससे एक बढ़ाकर 1000, 1500 एक ऐसे चली जाएगी। अच्छा, तीसरी बात जो देखते हैं कि इस मटेरियल की अपनी परमेबिलिटी क्या है, तो बाहर वाली जो परमेबिलिटी है फ्री स्पेस की या वैक्यूम की उससे कम होती है, ये उससे ज्यादा होती है और ये उससे बहुत ज्यादा होती है। तो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा भी है फॉर यू। कोई भी डाटा को पकड़कर एक एमसीक्यू बन जाएगा और ये जो एमसीक्यू इस पे आधारित आएगा, इट विल हार्डली टेक योर 15-20 सेकेंड्स सॉल्व करने में। आता है फट से टिक कर दिया, बायोलॉजी वाले जैसे क्वेश्चन करते हो, पढ़ाओ टिक कर दिया, वही समझो आ जाएगा ये। तो इसको भी आप पकड़ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे, अच्छा, क्यूरीज लॉ और मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ का भी जिक्र कर लेते हैं। तो ये भाई है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लगता है क्यूरीज लॉ। तो साइएम इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो साइएम इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो साइएम इज इक्वल टू C/T। C क्या है? आप कह सकते हैं क्यूरीज कांस्टेंट है। तो क्यूरी कांस्टेंट है, साई एम मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी है और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लगता है। बात कर देते हैं मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ जो कि फेरोमैग्नेटिक के लिए लगता है। अब क्या होता है कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक में ये जो टीसी लिखा है ये क्यूरी टेम्परेचर होता है, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर मत समझ लेना, कई बच्चे गलती कर देते हैं। ये कौन सा टेम्परेचर है? ये जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो बढ़ते बढ़ते क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में स्विच कर जाता है, चेंज हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरीज पॉइंट या क्यूरीज टेम्परेचर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता था? जहां पर कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है ना, जैसे कि
पारा Hg 4.2 केल्विन पर, तो वो इतना ठंडा कर देते हो कि उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टिविटी ही खत्म हो जाती है सुपर कंडक्टर। वो क्रिटिकल टेम्परेचर था। ये क्या है बेटा? ये क्यूरीज टेम्परेचर है या क्यूरीज पॉइंट है। तो अब देखिए ये जैसा इसका फोटो मैं बना ही चुका हूं, इस तरह का फोटो आपने देखा था पीछे कि ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके, ये T बराबर TC की बात हम लोग कर रहे थे। तो ये साइएम की वैल्यू थी और इधर टेम्परेचर था। ये इसका ग्राफ होता है कि ये पैरामैग्नेटिक को गर्म करोगे धीरे धीरे चेंज होगा और ट्यूरिस टेम्परेचर पे बिल्कुल बदल जाता है, और उसके बाद इस तरह का ग्राफ फॉलो करता है। इसमें जो इसका जो फॉर्मूला लगता है वो साइएम इज इक्वल टू C डैश T माइनस TC। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि क्यूरीज टेम्परेचर से बड़ा होना चाहिए। इस रीजन की हम बात कर रहे हैं, है ना? यहाँ यही तो होगा T इज ग्रेटर देन TC। तो बड़ी आसान सी बात है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, एकदम सरल मैं पढ़ाता हूं, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। जहां कंफ्यूजन हो सकता है उसको मैं खुद ही होमवर्क कर लेता हूं। ऐसे टीचर मेरा काम क्या है? मेरा काम यही है, कोई मैं साइंटिस्ट तो हूं नहीं कि कोई नई थ्योरी इजाद कर रहा हूं या कर पाऊंगा, ऐसा तो उस तरफ तो फील्ड है नहीं अपना। तो एक टीचर का काम यही होता है कि जो थ्योरीज आपके सिलेबस में हैं उनको इंटरेस्टिंग इजी मैनर में आपको समझा दें, जिससे आपको इंटरेस्टिंग लगे, आसान लगे और वो करने लगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही काम मैं बखूबी करना चाहता हूं और कर रहा हूं, तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। तो मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ या क्यूरीज वेज लॉ ये हो गया, और क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरीज पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट के बीच का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया था। अब सवाल आता है कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डायमैग्नेटिक, पैरा और फेरो की, करके देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात कि कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, कारण क्या है मैग्नेटिज्म का? तो डायमैग्नेटिक में होता ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनकी वजह से डायमैग्नेटिज्म पैदा होता है। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा? ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिज्म कैसे पैदा हो रहा है? ये वो एक दूसरे के अपोजिट चक्कर लगाते तो नलीफाइड रहते हैं, जैसे एक्सटर्नल फील्ड डालते हैं एक का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे से बढ़ जाता है। खैर इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग, इतना काम। और ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है? स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो स्पिन मोशन है उससे पैदा हो सकता है इसका मैग्नेटाइजेशन, है ना? और तीसरा है डोमेन्स की वजह से फेरोमैग्नेटिक का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब देखिए, सब्सटेंस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो इस सब्सटेंस का क्या बिहेवियर होगा? तो ये देखिए BM, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर वाले से कम हो जाता है। इसके अंदर पैरा में थोड़ा बढ़ जाएगा, इसके अंदर बहुत बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए कितनी ज्यादा अंदर से जाने की कोशिश कर रही है। आगे बात करते हैं IH कर्व। आपको याद होगा I का मतलब था, I का मतलब M, तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, और ये H क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जो कि इसको मैग्नेटाइज करना चाहती है। तो ये याद आ गया ना आपको? B0 से ताल्लुक था, H इज इक्वल टू B0 अपॉन म्यू0। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ है और कितना जोर कितना लगा रहे हैं टीचर स्टूडेंट। तो यहां पर देखिए जैसे जैसे आप H को बढ़ाते हैं, ये देखिए इसकी स्मॉल नेगेटिव होती है, वेरीज लीनियरली विद द फील्ड। ये जैसे जैसे H बढ़ाते हो, बाहर का फील्ड बढ़ाते हो, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आएगा, नेगेटिव आएगा, धीरे धीरे आएगा, बहुत छोटा, और लीनियर आएगा। इस पैरामैग्नेटिक के अंदर वो पॉजिटिव होता है और धीरे धीरे आता है, लीनियर रिलेशनशिप होती है। और फेरोमैग्नेटिक में लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती। आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा और लार्ज होगा। पॉजिटिव है, लार्ज है और नॉन लीनियर है, ये भी पॉजिटिव इन नेचर है। तो इस ग्राफ को भी समझ पाए होंगे। ये फील्ड है जो आप लगा रहे हो उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, और ये है जो वो जितना मैग्नेटाइज हो रहा है। ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, जो मैंने इसमें बातचीत की थी सिखाने के लिए आपको। आगे चलते हैं। अब साइएम टी कर्व की बात करते हैं, सब्सटेबिलिटी और टेम्परेचर कर्व। ये मैंने क्यूरीज लॉ और मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ बताया, वही छापा जाएगा यहाँ। तो ये देखिए इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, ये देखिए 0 है। ये निगेटिव नंबर होता है साइएम डायमैग्नेटिक के लिए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये क्यूरीज लॉ है, साइएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। फेरोमैग्नेटिक के लिए ये देखिए साइएम इज इक्वल टू, जो मैंने बताया था, मॉडिफाइड क्यूरीज लॉ या क्यूरी-वेस लॉ, ये लग जाता है। अब हम बात करते हैं देखिए म्यू की। तो जो म्यू की वैल्यू होती है डायमैग्नेटिक के लिए, वो आप देखेंगे 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है
है ना। इसको बल्कि ये जिस तरह लिखा है इसको ऐसे लिखा जाता है, 0 से ज़्यादा बेहतर होता है ऐसे लिखना। ये थोड़ा सा अजीब टाइप लिख दिए हैं। म्यू आर 0 से बड़ा और 1 से छोटा। और यहाँ बातचीत कर ली जाए तो इस म्यू आर की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो जाएगी और 2 से नॉर्मली छोटी होती है, ये पैरा का। और फेरो के लिए 1 से काफ़ी ज़्यादा बड़ी, मैंने बताया 500, 1000, 1500 हो सकती है, होती है। और इसी तरह ये म्यू आर की वैल्यू बताइए। म्यू की बात करेंगे तो म्यू नॉट से छोटा, म्यू नॉट से थोड़ा बड़ा, इससे बहुत बड़ा फेरो के लिए। आगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल एटम। तो सिंगल एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इसमें नहीं होता है। एटम्स डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि वो मैंने बताया कि पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पेयर में होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज, तो दोनों मैग्नेटाइजेशन को कैंसिल कर देते हैं। खैर उतना गहरा नहीं सोचना है। सिंगल एटम का मैग्नेटाइजेशन नहीं होता। इसमें सिंगल एटम का मैग्नेटाइजेशन होता है, लेकिन क्योंकि इकट्ठा बहुत सारे एटम जब रखते हो तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। बेसिकली इसकी कहानी क्या है, अगर मैं फोटो बनाने की कोशिश करूं तो ये समझ लीजिए ये एटम है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, एक का तो है, इस भाई साहब का भी है, इस भाई साहब का भी है, इस भाई साहब का भी है, लेकिन एक साथ देखोगे तो रैंडमली प्लेस्ड है, इसलिए एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये कहानी है पैरामैग्नेटिक की। एक एटम का होता है, इकट्ठा नहीं होता। इसमें एक एटम का भी नहीं होता। और इसकी बात कर लें तो इसमें एटम्स है परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन डोमेन्स। तो इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो एक ही टाइप के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स वाले लोग होते हैं आपस में इंटरेक्ट करके एक क्लस्टर फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक ग्रुपिंग कर लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं डोमेन। तो इसमें कुछ इस तरह का होता है फेरोमैग्नेटिक में, ये डोमेन्स बन जाते हैं। आप आड़ा तिरछा बना दीजिए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, ऐसे करके आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे डोमेन थ्योरी काम करती है अपना। डोमेन का मतलब कह लीजिए कि इसमें जितने आपके एटम्स थे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट शो करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा गहराई से बताएंगे तो आप थ्योरेटिकल हो जाएगा, आप इतना ही याद रखिए, आपका काम इससे हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो डाय पैरा फेरो का क्या हालचाल होगा। अगर ये वीक फील्ड है तो या नॉर्थ और साउथ में रखते हो तो क्या करता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को छोड़कर वीक में जाना पसंद करता है। तो ये देखिए ये पोल में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये छोड़ के ये जो वीक मैग्नेटिक फील्ड है यहां इकट्ठा हो जाएगा, तो गट्ठर बन जाएगा वहां पर, बाकी जगह से सिकुड़ के वहां आ गया। अच्छा, यहां पर अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर लगोगे तो बीच में हल्का सा डिप कर जाता है, किनारों पर दिखने लगता है आपको। और ये लिक्विड है, किसका लिक्विड है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। यहां पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को नापसंद करता, वहां से भागता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर में, तो यहां से हट के ये नीचे चला आएगा। ये नीचे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वीकर है, और इसके बीच में स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यहां का लेवल डिप्रेस हो जाता है या लेवल लोअर का हो जाता है। अब पैरामैग्नेटिक की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पसंद करता है। तो यहां पर देखिए वीक है, वीक फील्ड है, तो ये नॉर्थ पोल पे, नॉर्थ और साउथ पे होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए बीच में गड्ढा बन गया और यहां पर किनारे किनारे इकट्ठा हो गए नॉर्थ साउथ की तरफ। अब जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बीच में लगा दोगे तो सारे का सारा वहीं इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाना चाहता है। अब यहां पर जैसे इस लिक्विड को आपने रखा तो ये फोटो बड़ी अच्छी नहीं बनी, यहां तक बना देना चाहिए था इनको, बल्कि और ऊपर बना सकते थे। ये जो है नॉर्थ साउथ के बीच जब आप रखते हो तो ये इसका लेवल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में यानी लेवल ऊपर चला जाता है, कहीं लिखा हुआ लेवल स्लाइटली राइजेस, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पसंद करता है। अब मैं इसकी बात करता हूं तो ये वीक फील्ड में भी, क्योंकि ये काफी तगड़ी तरीके से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है, तो ये देखिए दो ही बने नॉर्थ और साउथ की तरफ टुकियां हैं, इसकी रिस्पेक्ट में यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। अब बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे सारे का सारा यहां इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिग ब्रदर या बिग डैडी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। यहां वाला केस आता नहीं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता, अक्सर वो सॉलिड में क्रिस्टल्स में होता है, इसलिए लिक्विड है ही नहीं, तो फोटो बनाने का कोई मकसद नहीं है। आगे देखते हैं। अब क्या है, व्हेन रॉड ऑफ मटेरियल इज सस्पेंडेड बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट, ये पोल्स हैं
ऐसे पोल लगाए हैं और एक रॉड को ऐसे डाल दिए हैं बीच में। ये पोल है नॉर्थ पोल साउथ पोल, दिख रहा है ना, नॉर्थ साउथ। और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल का एक निडल ले लिया या एक सब्सटेंस ले लिया, ऐसे रखा, तो हम क्या देखते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में वो ऐसे घूम जाता है। घूम के इसकी जो एक्सेस होती है ये नॉर्थ साउथ से 90 डिग्री बना लेती है। आप समझ रहे हैं ना, नॉर्थ साउथ ऐसे और ये ऐसे चला जाएगा परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, ये उसी डायरेक्शन में अलाइंड हो जाता है, जिधर आपका नॉर्थ साउथ जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसी एक्सेस इसका उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। और ये जो फेरोमैग्नेटिक है ये बहुत तेजी से जाता है। मैंने कहा ना, जो काम पैरा करेगा फेरो बहुत तगड़ा तेजी से करेगा, तो जैसे ही इसको रखोगे रैपिडली चला जाएगा, है ना। या दूसरी भाषा में कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तब ऐसा होगा, या वीक ही लगा दोगे तो भी हो जाएगा। मतलब है वही चक्कर प्रॉपर्टी, बस उसको कहने के तरीके में फर्क है ना। बात समझ में आई होगी आपको। अच्छा, अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इनका मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटाइजेशन के क्या हाल चाल हैं। तो इसका जो m होता है वो बहुत ही कम होता है और h से अपोजिट होता है। भाई h क्या था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये जो बाहर से लगा है उसकी इंटेंसिटी, उससे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है, फिबल। ठीक, यहां पर बात करें पैरा के लिए तो उसी डायरेक्शन में होता है लेकिन छोटा होता है। m उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में h है, लेकिन छोटा होगा। इसकी बात करें ये बहुत ज्यादा होता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में h है। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स ये आप याद कर लीजिएगा, बिस्मिथ, कॉपर, सिल्वर, पीबी, वाटर वगैरह वगैरह, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, नील एंड अदर। तो ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा एग्जांपल्स वगैरह। और एक आता है अंत में कि मैग्नेटिक शील्डिंग। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई आप रिंग लग देते, रिंग, छल्ला, तो आप देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस छल्ले से पास होती हैं, बीच वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं रहती। हमने देखा था कि आयरन वगैरह जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से जाना पसंद करती है बाहर जाने की अपेक्षा। तो अधिकतर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसी वाले पार्ट से निकल के चली गई, बीच में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, मटेरियल जिसकी मैग्नेटिक शील्डिंग करनी, शील्डिंग का मतलब होता है सुरक्षा करना, मैग्नेटिक फील्ड से किसी को बचाना है तो आप यहां पर रख दोगे, वो बच जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हुआ करती थी, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बताना है तो फेरेडे केज बोलते थे उसको। ऐसे ही कोई कंडक्टर ले लें लोहे वगैरह का और उस बॉक्स के अंदर रिस्ट वॉचेस वगैरह जो कि मैग्नेटिक फील्ड से सेंसिटिव होती हैं उनको रख देंगे तो सेफगार्ड हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टर है तो वो कहानी, कंडक्टर का मतलब आयरन वगैरह का है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी तगड़ी फेरोमैग्नेटिक है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड शून्य हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब कुछ स्पेशल बातें और, जैसे जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं परफेक्ट मैग्नेटिक शील्डिंग। जो सुपर कंडक्टर को अगर रख दोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इसको छोड़कर चली जाती हैं, इसके अंदर से नहीं जाती। इसको बोलते हैं मेजनर इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट है, मेजनर इफेक्ट, जो जापान वगैरह में, हिंदुस्तान में भी कुछ सालों में, 10-20 सालों में अवे करेगा, जो वहां पर कुछ ट्रेनें ऐसी होती है जो मैग्नेटिक इफेक्ट पे चलती है, यानी पटरी पर घिसड़ती नहीं है, पटरी से एलिवेटेड होती हैं, हवा में चलती हैं। आप समझ पा रहे हैं ना, जापान वगैरह में जो पटरी है, पटरी के ऊपर पहिए नहीं रहते, उससे थोड़ा ऊंचे रहते हैं और वो फिर चलती है ट्रेन, तो वो ट्रेन काफी स्पीड में चल सकती है और फ्रिक्शन क्योंकि नहीं है तो झटके और खराबी कम से कम होती है। वो इन्हीं सब प्रिंसिपल पे बनाई गई है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, समझ पाए ना, पटरी है, पटरी पे चिपक के नहीं चली, उससे थोड़ी ऊपर है, और क्या लॉजिक लगाए वो लोग, ये सब कांड किए हुए हैं। हिंदुस्तान में भी जल्दी तो कर रहे हैं काम, देखिए कब होता है। ठीक, तो ये समझ गए। अब ये क्या होता है कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं इनका म्यूआर होता है 0। म्यूआर 0 होने का मतलब क्या है कि परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। कहाँ लिखा है, कहीं लिखा होगा परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्योंकि म्यूआर की वैल्यू अगर किसी की 0 हो जाएगी तो वो परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। तो सुपर कंडक्टर के लिए म्यूआर की वैल्यू 0 जो परफेक्टली डार्क सब्सटेंस है। अब कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं यहाँ पर, जिससे आपको जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उससे आपको काफी मदद मिल जाए। आइए देखते हैं। ए सोलेनॉइड ऑफ 500, तो करते हैं ये क्वेश्चन। तो ए सोलेनॉइड ऑफ 500 टन्स पर मीटर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। ये क्या, टर्न डेंसिटी या स्मॉल एन की वैल्यू।
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल ऑफ द सोलेनॉइड, ये म्यू आर दे रखा है, पहचान तो ये स्मॉल n दे रखा है, ये I दे रखा है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी आप H एंड मैग्नेटाइजेशन यानी M एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर विच इज B इनसाइड, ये चीजें निकालनी है। तो आइए करते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी H की वैल्यू सोलेनॉइड के लिए क्या होती है, N इंटू I, ये मैंने आपको बताया भी था। इस फॉर्मूले के तहत आप N की वैल्यू हो गई 500 और एम्पियर कितना करंट है 3, तो 1500 एम्पियर पर मीटर, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। ये निकाल पाए आप पहली चीज। तो अब बात करते हैं आगे की, क्योंकि जो मैग्नेटाइजेशन निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें म्यू आर की जरूरत पड़ेगी। तो म्यू आर होता है 1 प्लस साई एम। तो यहां पर साई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई एम की वैल्यू हो जाएगी म्यू आर -1। म्यू आर दे रखा है 5000 -1 यानी 4999। अब हमको ये पता है कि साई एम, ये सब्सटिबिलिटी की जो वैल्यू होती है M/H होती है। अब देखिए सब्सटिबिलिटी निकाल चुके हैं, H यहां से निकाल चुके हैं, M निकल आएगा। तो यहां पर M निकाल लेते हैं विच इज साई एम इंटू H। मेरे ख्याल से आप पकड़ पाए। साई एम की वैल्यू हो गई 4999 और H की वैल्यू 1500, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अप्रोक्सीमेटली 7.5, इसको 5000 ही ले लो, क्योंकि 5000 और 4999 में क्या फर्क है, बहुत ही कम। तो 15 इंटू 5 75 होता है, तो 7.5 इंटू 10⁶ एम्पियर पर मीटर। ये देखिए M निकाल आया, M का मतलब मैग्नेटाइजेशन, और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो कि ये था। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। और तीसरे की बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी कोर, तो B निकाल रहे हैं। B मतलब टोटल इंडक्शन कितना है, तो B इज इक्वल टू म्यू अपॉन H। ये देखिए फॉर्मूला पकड़े रहिएगा, यहां पे म्यू की वैल्यू है B अपॉन H होती है, और यहां पे साई एम M अपॉन H होता है। ये फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। तो ये म्यू को लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू H। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू आर की वैल्यू निकाले हो, दे रखा है 5000 और H की वैल्यू 1500, मल्टीप्लाई कर दिया 9.4 टेस्ला आपका आंसर आ गया। तो ये तीसरा आंसर हो गया। यानी ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, जितना मैग्नेटिक फील्ड था मिल गया। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। तो यहां है रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी म्यू एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड H फॉर ए सैंपल ऑफ आयरन इज दिस वन। ये म्यू और H के बीच का रिश्ता दिया हुआ है, हेनरी पर मीटर, वेयर यूनिट ऑफ H इज एम्पियर पर मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ H फॉर विच मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर कैन बी प्रोड्यूस। तो ये देखिए, ये जो ये B दे रखा है, मैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसके अंदर B इतना पैदा किया जा सके, वो जो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल लिए हुए हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू इंटू H, फॉर्मूला हमको मालूम है। तो ये B की वैल्यू बोल रहा था कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो, तो इस B की जगह हमने 1 पुट कर दिया, और इस H की, ये म्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। दिख रही है पूरी, तो म्यू की जगह इतनी वैल्यू 0.4 अपॉन H प्लस 12 इंटू 10⁻⁴, और ये H आ गया यहां पर। अब इस H को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 1 इज इक्वल टू, ये ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 0.4, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू 10⁻⁴ इंटू H। अब ये H की वैल्यू कितनी, देखिए ये 1 में से 0.4 घटाओगे तो 0.6 आ जाएगा, और H के लिए 12 इंटू 10⁻⁴ से डिवाइड कर दीजिए। इसको सॉल्व करोगे तो 500 एम्पियर पर मीटर इज योर आंसर, और यही आपको निकालना था H की वैल्यू। ये निकालिए, देखिए इस तरह से आराम से सवाल हो जाएगा। 4 लाइन का सवाल है, बशर्ते आपको फॉर्मूले और लॉजिक क्लियर हो, जो मैं झटके में क्लियर कर रहा हूं। नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। यहां है व्हेन ए रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ साइज, ये इसके डायमेंशंस दिए हैं मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, इससे वॉल्यूम निकालने में मदद मिलेगी। इज लोकेटेड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिस वन, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड A/M में दे रखी है एम्पियर पर मीटर, तो ये H की वैल्यू है, ठीक। देन ए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस वन, ये मैग्नेटिक मोमेंट टोटल M दे रखा है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इज इंड्यूस्ड इन इट
फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन इन द रॉड, हमको बी निकालने का है। अब देखिए क्या है फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा आप, ये वैलिड फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम या एम प्लस एच। अब देखिए ये जो एम निकालना था, ये एम क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, टोटल मैग्नेटाइजेशन अपॉन वॉल्यूम, ये मैंने लिख भी दिया है जिससे आप बातों को पकड़ सकें। तो टोटल डायपोल मोमेंट कितना आया था 5 इस मटेरियल के अंदर, और उसका वॉल्यूम कितना है, ये डायमेंशन दे रखी, तो 10 इंटू 0.5 इंटू 0.2, और ये सेंटीमीटर में है, तो मीटर में करने के लिए, मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब आप सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻5, ये m आ गया। अब आप ये जानते हैं कि b पकड़िए, b निकालना हमको, ये म्यू नॉट की वैल्यू m प्लस एच, ये वैल्यू रही m की जो कि 5 इंटू 10⁻⁻5 है, और ये रही वैल्यू h की जो कि यहाँ पे दे रखी है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी 0.5 इंटू 10⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.28 टेस्ला, और ये आपका देखिए यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये भी सवाल बिल्कुल वही है जो नीट में आने के लिए तैयार है, नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, A rod of magnetic material of cross section 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, is located in 4000 एम्पियर मीटर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखिए ये यूनिट से ही समझ जाना, कहीं पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड लिखा है और यूनिट एम्पियर पर मीटर है, तो ये H की वैल्यू है, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है ना। अगर केवल मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू होती तो टेस्ला वैल्यू होती, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूनिट होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू द रॉड इज दिस वन, फाई दे रखा है। फाइंड आउट फॉर रॉड, पहली चीज परमेबिलिटी, मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी और मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड। तो ये देखिए फाई होता है बी इंटू ए, तो अगर हम बी निकालने की कोशिश करें तो ये फाई अपॉन ए आ जाएगा। फाई हमको दे रखा है 25 इंटू 10⁻⁻6, एरिया क्रॉस सेक्शन का 0.25। अब इसको चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको निपटाओगे तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, विच इज फाई, विच इज बी, है ना। अभी हमें बी नहीं पूछा, हमें परमेबिलिटी पूछी है, तो क्या करेंगे, बी की वैल्यू होती है म्यू एच के बराबर, तो यहां पर म्यू की वैल्यू हो गई बी अपॉन एच। अब बी की वैल्यू डाल दीजिए 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और h की वैल्यू 4000 एम्पियर मीटर दे रखा है, डिवाइड मार दिया, तो ये वैल्यू आ गई 2.25 इंटू 10⁻⁻4 वेबर एम्पियर मीटर। ये आंसर आ गया पहले वाले का, इसका परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी की, साई एम की। तो साई एम निकालने के लिए म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई एम होता है, तो साई एम की वैल्यू हो गई म्यू आर -1, और म्यू आर को लिख सकते हो म्यू अपॉन म्यू नॉट, है ना। ये देखिए म्यू की वैल्यू आप निकाले हुए हो यहां से, विच इज 2.25, ये 2.25 लिख दो, यहां पे 2 छूट गया है, 2.25 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 -1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 199 -1 यानी 198 आपका आंसर आ जाएगा। ये है मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी। तो ये एक आंसर और आ गया आपका। मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी केवल एक नंबर होता है, नो यूनिट नो डायमेंशन। और मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं, एम उसके अंदर क्या हुआ है, तो मैग्नेटाइजेशन होता है एम इज इक्वल टू साई एम इंटू एच, साई इज इक्वल टू एम बाई एच। अब यहां पर ये 198 है और h की वैल्यू 4000 दे रखी थी, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया, 7.92 इंटू 10⁵ एम्पियर मीटर। ये आंसर, ये तीनों आंसर, एक आंसर ये देखिए ये आया है आपका, एक आंसर ये आया है, ये तीनों चीजें आपने यहाँ पे निकाल दी। इस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, नोट कर लीजिए यहां पर आप। तो बच्चों वीडियो खत्म करने से पहले याद दिला दूं कि नीट फिजिक्स के लिए बेस्ट रिसोर्स क्या है आपके लिए, एनसीईआरटी क्लास 11-12 की एक्सरसाइज के सवाल, एनसीईआरटी के 11-12 के एग्जाम्पल्स और 10 साल के पीवाईक्यूज। ये समझ लीजिए बैकबोन है आपके नीट फिजिक्स को बेहतर करने की। तो ये अगर आप लगा चुके हैं तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस और गुड न्यूज है। अगर नहीं लगाई है, आपको सपोर्ट लगता है, तो आप नीट संपूर्ण, मैंने एक कोर्स बना दिया है नीट संपूर्ण, जहां पर
एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स क्लास 11 12 के मैंने खुद रिकॉर्ड किए वीडियो कोर्स है, यानी वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे मेरी सरल भाषा में। साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के वीडियोस मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस पूरी किताब 11वें 12वें दोनों की। और पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, नीट पीवाईक्यूज के। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 1254 क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, वीडियो क्वेश्चंस, जिसमें से 634 क्वेश्चंस आपके नीट के पीवाईक्यूज हैं जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं, और बचे हुए 620 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज है। इसको लेकर अगर आप लगा लेते हैं नीट संपूर्ण को लेकर, तो आपको बहुत तगड़ी मदद मिलने वाली है फिजिक्स में। तो नीट संपूर्ण जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद नीट चैनल को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डाउनलोड करके आप स्टोर सेक्शन में आइएगा, यहां पर आपको नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा। ये नीट संपूर्ण आप कोर्स लेकर अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। मैंने एक अलग से नया ऐप बनवा दिया है जो स्पेशली नीट के बच्चों पे फोकस करेगा, है ना, तो अरविंद नीट के नाम से। तो यहां पे ज्वाइन कर लीजिए और अपनी परेशानी को दूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस, हार्डवर्क और सुपर इजी भाषा से आपका फिजिक्स की दिक्कत दूर हो जाएगी। और जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल निकलेंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई नीट में रोक नहीं पाएगा। सोचिए, आपके अगर 150 160 नंबर फिजिक्स में आ जाएं तो क्या सिलेक्शन आपका नहीं होगा? बिल्कुल सिलेक्शन आपका होगा और गवर्नमेंट सीट भी मिलेगी। और ईश्वर ने चाहा तो आप डॉक्टर बनके इस अपने मम्मी पापा का नाम जरूर रोशन करेंगे। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।